न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ है, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम बेच दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मशहूर कवि उदय प्रताप सिंह जी की इन पंक्तियों के साथ आज संसद में एक ऐसा भाषण हुआ जिसने संविधान के बहाने आज के भारत पर एक नए दृष्टिकोण से चर्चा की। ये देश कायरों के हाथ में बहुत दिन तक नहीं रहता है। ये देश लड़ेगा, उठेगा और लड़ करके अपना नया भारत बनाएगा। जिन दो भाषणों की आज सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें एक है प्रियंका गांधी का और दूसरा अखिलेश यादव का। संसद में देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर 2 दिन की चर्चा का एक विशेष सत्र रखा गया है। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को चर्चा होनी है। संविधान को याद किया जाएगा क्योंकि इसके 75 साल पूरे हो गए। एक किस्म से यह इस देश के लिए मूल्यांकन का दिन है। मूल्यांकन इस बात का कि 75 साल बाद एक देश क्या संविधान के सपनों को जी रहा है? क्या एक देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो सपना संविधान बनाने वाले लोगों ने या हजारों साल से आइडिया ऑफ इंडिया को बनाने वाले लोगों ने देखा? जनता के द्वारा चुने गए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस संविधान की परिचर्चा में भाग लेंगे। आज उसका पहला दिन था। सबसे पहले राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बातचीत की शुरुआत की। उन्होंने भाजपा और आरएसएस के एजेंडे और विचार के तहत औपचारिकता में तो संविधान के समर्थन में बहुत सारी बातें कही, लेकिन असल राजनीति में यह दिखता रहा कि वो विपक्ष का उपहास कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं और भाजपा को ही देश का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर रहे हैं। उसके बाद नंबर था प्रियंका गांधी का। पहली बार वो देश के संसद में अपना पहला भाषण दे रही थी और पहला भाषण पूरी तैयारी के साथ और तेवर के साथ उन्होंने दिया। सांप्रदायिकता का सवाल हो या जाति जनगणना का सवाल, देश के बुनियादी मुद्दों पर बात हो या भाजपा और आरएसएस का खतरा हो, प्रियंका गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से अपने भाषण में उसकी बानगी पेश की। कोई मुस्कुराया तो उसका कड़ा जवाब भी दिया। कांग्रेस को एक मजबूत नेता की तरह अपनी उम्मीद भी जगाई। उसके बाद नंबर आया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय दलों में आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है देश की, और भाजपा और कांग्रेस के बाद आज सबसे ज्यादा सांसद उनके हैं। नंबर था अखिलेश यादव के बोलने का और अपने भाषण में अखिलेश यादव ने वो तेवर दिखाया जिसके लिए अब वो जाने जा रहे हैं। एक नए अखिलेश यादव, एक परिपक्व अखिलेश यादव, एक दूरदर्शी अखिलेश यादव आज के भाषण में फिर से नजर आए। चाहे वो तंज करना हो कि बात संविधान की होनी है और प्रधान ही गायब हैं। कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। या बात इस बात की करनी हो कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रावधान दिए, भाजपा और आरएसएस कैसे उसको खत्म कर रही है। संविधान सभा के उन तमाम लोगों को याद करते हुए शुरुआत में अखिलेश यादव ने संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय,
बंधुता जैसे शब्दों का, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों पर अपनी बात की शुरुआत में ही जो जोर डाला, वो उस गहराई को महसूस करता है जो विपक्ष के नेता में होनी चाहिए। संप्रभुता के सवाल पर अखिलेश यादव ने चीन के सामने भारत सरकार के फेल होने की बानगी पेश की। रजांगला के मेमोरियल को पीछे क्यों हटाना पड़ा, चीन के सामने क्यों सरकार कुछ कर नहीं पा रही, फिर संविधान की संप्रभुता कितनी सुरक्षित है। जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं। संविधान में स्वतंत्रता और न्याय की संकल्पना पर अखिलेश यादव जब बोलने लगे, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और दमन हो रहा है और चुनाव में जिस तरह से वोट को लूट लिया जा रहा है, सिलसिलेवार एक एक घटना का ब्यौरा दिया। अखिलेश यादव ने यहां तक बोला कि आपके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे हैं। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उठ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। आज़ादी के बाद अगर हम 75वें वर्ष में इस बात पर चर्चा करें संविधान पर, और आए दिन लोगों को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई, लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और न केवल इन चीजों में आगे जा रहा है, बल्कि आजकल जो नए जमाने का डिजिटल इंडिया है, अगर साइबर अपराधों में सबसे आगे कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। समाजवादी शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, उसे याद करते हुए अखिलेश यादव ने देश के सामने ये बात साफ की कि समानता और संपन्नता का जो विचार समाजवाद का है, उसे तो आज भाजपा और आरएसएस कैसे कमजोर कर रही है। 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं और चंद मुट्ठी भर लोगों को पूरा देश बेचा जा रहा है। यह गैर बराबरी भारत के संविधान के मुताबिक तो नहीं बन रही है। अखिलेश यादव ने आगे जाति जनगणना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप क्यों जाति जनगणना नहीं चाहते, क्योंकि आप आरक्षण के विरोधी हैं। इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को भारत के संविधान में जो आरक्षण का अधिकार दिया गया था, उसे यह सरकार खत्म कर रही है। कहीं ठेके पर नौकरी दे रही है, कहीं आउटसोर्सिंग और संविदा पर नौकरी दे रही है, ताकि आरक्षण न देना पड़े। और विश्वविद्यालयों में एक ही विचार के लोगों को भर रही है। और एक नया शब्द इस देश के 90% लोगों को रोकने के लिए गढ़ लिया गया है, एनएफएस। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा
तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। तो अभी आपने अखिलेश यादव का जो भाषण सुना, आपने गौर किया? विश्वविद्यालयों में NFS पर वो बोल रहे हैं, वो आरक्षण पर बोल रहे हैं। उनकी भाषा में 90% और 10% की शब्दावली है। यही आज इस देश की जरूरत है। इस देश में आज विचारधारा का जंग है। एक तरफ उस विचार के लोग सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने संविधान बनने के वक्त से ही इसका विरोध किया। मैंने कई वीडियो इसके पहले बनाई है, अगर आपने न देखी हो तो पहले उसे देख लीजिए कि कैसे 1949 से शुरू करके आज तक आरएसएस संविधान विरोधी है। आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इस बात पर विचार करिएगा कि आज संविधान को किससे खतरा है, संविधान का मतलब क्या है, संविधान को खतरा किससे है और संविधान बचाएगा कौन। अखिलेश यादव के भाषण में इन सब की बानगी देखने को मिले। और आखिरी में जब वो जाते जाते मशहूर कवि समाजवादी नेता उदय प्रताप सिंह जी की पंक्तियों के साथ ये बात समेटते हैं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये पैगाम देते हुए गए कि हम उम्मीद करते हैं कि संविधान बदलने की बात करने वाले अब इसे बंद करेंगे। संविधान पीडीए का रक्षक है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। साफ विमर्श में संविधान विरोधियों के सामने संविधान रक्षक खड़े हैं और संविधान रक्षक 90% इस देश के कमेरा लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए से जोड़कर कहते हैं संविधान हमारे लिए संजीवनी है, संविधान हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, संविधान की रक्षा पीडीए करेगा और पीडीए की रक्षा संविधान करेगा। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। आज देश को ऐसे ही विपक्षी दल की जरूरत है। आज इस देश को ऐसे ही साफ विचारधारा वाले लोगों की जरूरत है। बिना लाग लपेट के, बिना इधर उधर की बात किए, सीधे आंख में आंख डाल करके
संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार को एक करके समाजवादी और अंबेडकरवादी लोगों का आज जो तेवर देखा, ये इस देश को एक उम्मीद पैदा करता है। हम नजर बनाए रखेंगे कि कल प्रधानमंत्री इसका क्या जवाब देते हैं। मैं आज ही एक छोटी सी भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में दो काम करेंगे। पहला, संविधान का महिमा मंडन करते हुए कहीं रो न दें कि हाय कितना अच्छा संविधान मिला। और दूसरा, सारा दोष विपक्ष के माथे मढ़ करके विपक्ष का मजाक उड़ाएंगे, व्यंग करेंगे, उपहास करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे और विलन साबित करने का काम विपक्ष को करेंगे। मगर इन 2 दिनों की बहस को, एक एक शब्द को इस देश के एक एक नागरिक को देखना होगा कि आज इस ऐतिहासिक मोड़ पर मूल्यांकन के वक्त कौन सा नेता क्या बोल रहा है, कौन किसके पक्ष में खड़ा है और कौन किसके विरोध में खड़ा है, ताकि कल आप ये निर्णय ले सकें कि इतिहास के इस मोड़ पर जब संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही थी तो किसने क्या कहा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।